दोस्तों आजकल के लोग इतने विचित्र और घटिया किस्म के सोच वाले हो गए हैं कि अगर किसी के सर पर हवस का भूख चढ़ जाता है तो वो लोग भूल जाते हैं कि हमारे रिश्ता क्या है, हमारी उम्र क्या है, या फिर हम जो कर रहे हैं वो गलत है या फिर सही है। ये जाने भी ना किसी को भी अपने हवस का शिकार बना ले रहे हैं और किसी भी हद तक अगर जाना हो तो वो लोग चले जा रहे हैं बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ जाने। आज की जो घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये घटना बेहद ही दिल दहला देने वाली है। एक मासूम बच्चे को कैसे फंसा दिया जाता है, कैसे उसका जीवन बर्बाद हो जाता है, कैसे वो बच्चा अपने ही जीवन को बचाने के लिए लोगों से, प्रशासन से अपने जीवन की भीख मांगने लगता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्वेता। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, दरअसल ये सच्ची घटना है बिहार के एक जिले की। बिहार के एक गांव में एक 14 साल का लड़का रहा करता था, जिसका नाम प्रियांशु होता है। प्रियांशु जो है, वो अपनी मम्मी पापा के साथ घर पर रहा करता था। यानी कि वो इस परिवार में केवल 3 लोग के अलावा और कोई नहीं था। प्रियांशु की उम्र अभी 14 साल थी और वो अभी बहुत ही छोटा था। उसके पापा की तबीयत जो थी वो हमेशा खराब रहा करती थी। उसके घर में केवल उसके पापा ही कमाने वाले थे। तबीयत खराब होने की वजह से प्रियांशु के पापा अब घर पर ही रहने लगे थे। धीरे धीरे उसके घर की हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि उन लोगों के घर में खाने के लिए भी अब कुछ बचा नहीं था। आप लोग सोच सकते हैं दोस्तों कि परिवार में कमाने वाला सिर्फ एक हो और वो आदमी जब घर पर बढ़ जाए तो फिर उस परिवार का क्या हाल हो सकता है। प्रियांशु ये सब कुछ देखकर बहुत दुखी था और वो ये सोच रहा था कि कैसे अपनी मैं फैमिली की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए तकलीफों को उनकी दूर कर सकूं। तभी वो अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए एक फैसला लेता है कि मैं अपने घर से कमाने के लिए बाहर जाऊंगा, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन था ही नहीं। प्रियांशु घर से अपना सारा कपड़ा पैक करके चेन्नई चला जाता है, वो पैसे कमाने के चक्कर में। वहां जाने के बाद उसको एक कंपनी में काम मिल जाता है। दरअसल उसकी उम्र 14 साल थी, लेकिन उसे काम कैसे मिला इसके बारे में मैं आपको जानकारी नहीं दे सकती, क्योंकि जहां तक मुझे पता है कि कंपनी में 18 साल से कम उम्र की लोगों को काम ही नहीं दिया जाता है। लेकिन फिर भी प्रियांशी की उम्र 14 साल थी और उसको भी काम मिल जाती है और वो कंपनी में काम भी करने लगता है। जैसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं तो उस कंपनी के अंदर एक 35 साल की महिला भी काम करती थी, जिसका नाम सरिता होता है। सरिता प्रियांशु से पूछती है कि तुम कहाँ के रहने वाले हो? तो प्रियांशु कहता है कि मैं बिहार का रहने वाला हूँ। तो सरिता इस बात से काफी खुश हो जाती है, क्योंकि वो भी बिहार की ही रहने वाली होती है। क्योंकि प्रियांशु अभी 14 साल का था, इसीलिए प्रियांशु जो है वो सरिता को चाची कहा करता था। सरिता भी उसे अपने बच्चे की तरह ही प्यार करती थी। एक दिन सरिता प्रियांशु को अपने रूम पर ले जाती है और वहां पर उसे खाना खिलाती है और कहती है कि तुम्हारा जब भी मन करेगा बिना कुछ सोचे समझे तुम हमारे घर पर आ जाना, मैं तुम्हारे माँ के समान हूँ। प्रियांशु इस बात से काफी खुश हो जाता है, क्योंकि प्रियांशु जीवन में पहली बार अपने घर से बहुत ज्यादा दूर गया हुआ था। जाहिर सी बात है कि कोई अपने घर से जब दूर जाएगा तो उसका जो मन है वो नहीं लगेगा। क्योंकि उसको यहाँ पर सरिता चाची मिल रही थी तो प्रियांशु जो है उसे उसे अपनापन महसूस होने लगा था। इस बात से प्रियांशु जो था वो बेहद खुश हो जाता है और उसका काम में अब मन लगना शुरू हो जाता है। सरिता अपने 2 बच्चों के साथ और अपने हस्बैंड के साथ वहां पर रहा करती थी। उसका हस्बैंड और सरिता दोनों ही लोग एक ही कंपनी में काम किया करते थे। कभी सरिता कंपनी जाती थी तो सरिता का पति बच्चों का ख्याल रखता था, और कभी सरिता कंपनी से आती तो उसका पति जो है वो कंपनी में जाकर अपना काम किया करता था और सरिता उस वक्त अपने बच्चों का ख्याल रख रही होती थी। तभी एक दिन सरिता कंपनी से अपने रूम पर जा रही थी तो उसका पति कहता है कि आज मैं रूम पर नहीं आऊंगा, आज मुझे बहुत ज्यादा काम है। तो सरिता कहती है कि ठीक है, मैं प्रियांशु को अपने साथ लेकर रूम पर चली जाती हूँ, क्योंकि वो हम लोगों के साथ रात भर रहेगा तो हमें भी अच्छा लगेगा, क्योंकि घर पर 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और मैं अकेली रहूंगी और तुम तो वैसे भी आज रात घर पर नहीं आओगे, तो इसीलिए सरिता कहती है कि मैं प्रियांशु को लेकर अपने घर चली जाती हूँ। तो उसका हस्बैंड कहता है कि ठीक है, तुम उसे लेकर चली जाओ। सरिता प्रियांशु को लेकर अपने घर पर आ जाती है, खाना बनाती है और उसे भी खिलाती है और खुद भी खाती है। खाना खाने के बाद प्रियांशु को वो एक अलग रूम दे दिया जाता है। प्रियांशु जाकर उसमें सो जाता है और सरिता अपने बच्चों के साथ सो जाती है। जैसे ही रात के 1 बजते हैं, सरिता उठकर वो प्रियांशु के रूम में चली जाती है और प्रियांशु के पैरों रूम में जाने के बाद वो प्रियांशु के पैरों पर हाथ मलने लगती है। तभी प्रियांशु की नींद अचानक से खुल जाती है। वो कहता है कि चाची, आप ये क्या कर रही हैं? तो सरिता कहती है कि बेटा तुम चुपचाप सोए रहो, तुम्हें भी मजा आएगा। तो प्रियांशु कुछ बोलता नहीं है, वो चुपचाप सो जाता है और सरिता उसके साथ गंदा और घिनौना काम करने लगती है।
यानी कि वो उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने लगती है। सरिता को इस समय काफी मजा आ रहा था और प्रियांशु को भी अब अच्छा लग रहा था। जैसे ही सुबह होता है, प्रियांशु अपने रूम पर वापस चला जाता है। इसके बाद कई महीनों तक ऐसा ही लगातार चलता रहा। यानी कि दोनों ही एक दूसरे के साथ जब भी मौका मिलता था तो संबंध बनाते थे और ऐसा करते करते कई महीने बीत जाते हैं। एक दिन होता कुछ ऐसा है कि दोपहर का टाइम था और सरिता प्रियांशु के साथ मन बना रही थी दोपहर में ही। तभी अचानक से उसका पति रूम पर आ जाता है और वो देखता है कि सरिता उसके साथ यानी कि प्रियांशु के साथ आपत्तिजनक स्थिति में बेड पर पड़ी हुई। लेकिन उसका पति उस वक्त कुछ नहीं बोलता है, वो चुपचाप से अपने कमरे में चला जाता है। जब सरिता अपनी हवस को पूरी कर लेती है, तब जब वो अपने कमरे में जाती है तो देखती है कि उसका पति कमरे में पहले से ही बैठा हुआ है आकर। सरिता को बहुत ही ज्यादा शौक लग जाता है कि ये कैसे आ गया। तब सरिता सोचती है कि शायद मेरा पति अब सब कुछ देख चुका है। तब सरिता का पति उसे बैठाकर समझाता है कि वो तो बच्चा है, नासमझ है, लेकिन तुम तो समझदार है, तुम उस छोटे से बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। सरिता का हस्बैंड शांति से काम लेता है और दोनों को बैठाकर समझाता है और कहता है कि आज के बाद से तुम दोनों ऐसी गलती कभी भूल से भी मत करना और प्रियांशु को भी समझाता है कि बेटा, तुम्हारी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए ऐसे बर्बाद हो जाएगी। आज के बाद जिंदगी में तुम ऐसा कभी भूल और ऐसी गंदा घिनौना काम कभी मत करना और यही बात वो सरिता को भी समझाता है। यहाँ पर मामला शांत हो जाता है। प्रियांशु अपने कमरे पर यानी कि घर पर वापस चला जाता है, लेकिन 3-4 दिन तक प्रियांशु जो है वो सरिता के रूम पर अब नहीं आता है। जैसे ही 3-4 दिन बीत जाता है, प्रियांशु को अब बहुत ज्यादा जो है उसे आदत लग चुकी थी, यानी कि उसको अब सेक्स की लत लग चुकी थी। अब वो इसके बिना रह नहीं पाता है। 3-4 दिन बाद प्रियांशु खुद अपनी मन से ही सरिता के रूम पर जाता है और सरिता को और प्रियांशु को एक दूसरे से अब बहुत ज्यादा लगाव हो गया था। इस बार प्रियांशु खुद सरिता के रूम पर जाता है। जैसे ही वो उससे जाता है, उससे मिलता है और फिर दोनों में पहले से ही क्योंकि संबंध बनता आ रहा था, तो इस वजह से दोनों के बीच कोई पर्दा नहीं था, ना ही कोई शर्म थी। दोनों ही एक दूसरे के साथ फिर से वही सब कुछ करने लगते हैं। तभी संजोग से उस दिन भी उसका हस्बैंड रूम पर आ जाता है और फिर से वो उन दोनों को उसी हालत में देख लेता है। इस बार सरिता की बहुत ज्यादा उसका हस्बैंड जो है वो पिटाई करता है और फिर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। वो सरिता से कहता है कि मैं तुम्हें अब अपने साथ जिंदगी में कभी नहीं रखूंगा, तुमसे मुझे तलाक चाहिए। सरिता कहती है कि तुम अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने साथ यहाँ से चले जाओ, मैं प्रियांशु के साथ अपनी जिंदगी बिता लूंगी। अब आप लोग सोच सकते हैं कि सरिता कितनी घटिया किस्म की औरत थी। अब सरिता और उसके हस्बैंड में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है। अब सरिता का हस्बैंड अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने गांव बिहार वापस लौट जाता है। इधर सरिता जो है वो प्रियांशु के साथ अब एक ही रूम में रहने लगती है। प्रियांशु पहले दूसरे रूम में रहता था, लेकिन अब दोनों का ही रूम एक हो चुका था। प्रियांशु भी अब काफी ज्यादा खुश था, वो भी सरिता के साथ रहता था। प्रियांशु को भी सरिता के साथ अच्छा लगता था। दोनों प्रियांशु और सरिता एक ही साथ कंपनी जाते थे, एक ही साथ काम करते और एक ही साथ वापस आते थे और फिर दोनों एक ही साथ रहते हुए एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे थे। ऐसा करते करते 5-6 महीने बीत जाते हैं। तब सरिता प्रियांशु से कहती है कि अब तुम मुझसे शादी करो, लेकिन प्रियांशु इस बात से मना कर देता है कि मैं तुमसे अभी शादी नहीं कर सकता। मेरे माँ बाप कभी भी इस शादी के लिए नहीं मानेंगे, क्योंकि उसकी उम्र अभी 14 साल थी। वो जो महिला की उम्र थी वो 35 से भी आगे हो चुकी थी, यानी कि वो महिला जो थी वो 35 साल की थी। इस वजह से वो इस शादी से लिए मना कर रहा था कि मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन उसको बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है, बहुत ज्यादा फोर्स किया जाता है और कहा जाता है कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी तुम सोच भी नहीं सकते हो। दरअसल प्रियांशु अब सरिता से बहुत ज्यादा डरने लगा था, क्योंकि उसकी उम्र अभी 14 साल थी और वो अभी उससे शादी कर नहीं सकता था, लेकिन फिर भी उसे शादी करने के लिए जबरदस्ती किया जा रहा था। तभी प्रियांशु एक ऐसा कदम उठाता है जिसकी वजह से उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती है। दरअसल प्रियांशु ये सोचता है कि अगर मैं सरिता को मार देता हूँ, उसका मर्डर कर देता हूँ, तो शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं बच जाऊंगा और फिर मुझे परेशान करने वाला भी कोई नहीं होगा। तभी प्रियांशु मार्केट जाता है और वहां से एक चाकू खरीद कर लाता है और जिस बेड पर दोनों लोग सोकर संबंध बनाया करते थे, उसी बेड के नीचे वो चाकू छिपा कर रख देता है। जैसे ही रात होती है, दोनों घर पर कंपनी से वापस आते हैं, खाना पीना खाकर बेड पर एक साथ सोते हैं और संबंध बना रहे होते हैं। तभी प्रियांशु बेड के नीचे से चाकू निकालता है और कई बार सरिता के पेट पर, छाती पर, हाथ पर, कई जगहों पर वो वार करता है। देखते ही देखते सरिता की मौत हो जाती है और जो प्रियांशु था वो उसको उसी हालत में छोड़कर अपने रूम पर वापस चला जाता है। जब सुबह होती है तो सरिता का रूम का दरवाजा खुला हुआ था
जब आसपास के लोग सरिता से मिलने आए तो वो लोग देखते हैं कि सरिता की लाश उसकी बेड पर पड़ी हुई है। जब ये बात पुलिस को पता चली तो पुलिस डेड बॉडी की जांच पड़ताल करती है और सरिता के हस्बैंड को फोन किया जाता है। तो उसका हस्बैंड बताता है कि मुझे अब उससे कोई लेना देना नहीं है, उसके साथ जो भी हुआ अच्छा ही हुआ है। लेकिन फिर भी पुलिस सरिता के हस्बैंड को अपने पास बुलाती है और उसे पूछताछ करने के लिए, क्योंकि वो उसका पति था। सरिता का हस्बैंड सारी बात पुलिस को बताता है और कहता है कि सरिता ने मुझे धोखा दिया था। एक छोटे से बच्चे के साथ वो इतना गंदा और घिनौना काम किया करती थी, जिसकी वजह से सरिता मुझे हमेशा हमेशा के लिए इसी वजह से छोड़ गई और मैं भी उसे छोड़ चुका हूँ। और मुझे नहीं पता है कि सरिता की मौत अब कैसे हुई है। जब पुलिस को ये पता चला कि उसका संबंध एक किसी छोटे से बच्चे के साथ था, तो जब पता किया गया तो वो लड़का प्रियांशु था और वो भी उसी कंपनी में काम किया करता था। जब प्रियांशु को पकड़ा गया, उसे ढूंढकर पूछताछ जब उसे की जा रही थी, तब जो है प्रियांशु सब कुछ प्रियांशु के साथ पुलिस के सामने सच बता देता है, वो झूठ नहीं बोलता है। वो बता देता है कि मुझे बहुत ज्यादा मजबूर किया जा रहा था शादी करने के लिए और मैं शादी करने के लिए अभी तैयार नहीं था, जिस वजह से मैं कुछ समझ नहीं पाया और उसकी मैंने हत्या कर दी। ये सब सुनने के बाद पुलिस जो है वो थोड़ा अचंभव में पड़ जाती है, लेकिन फिर भी उसकी डेड बॉडी को सरिता की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और प्रियांशु को गिरफ्तार करके बाल सुधार गृह में उसे भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, प्रियांशु जो था वो घर से बाहर गया था पैसे कमाने के चक्कर में, लेकिन उसके साथ इतना गंदा और घिनौना काम हुआ कि उसको अब जेल जाना पड़ा। अब कितने दिनों तक वो जेल में रहेगा, इसका कोई भी अंदाजा नहीं है। प्रियांशु के घर पर भी उसके माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। अब पता नहीं उसके माता पिता का ख्याल कौन रखेगा। दोस्तों, हमारी बस आपसे एक ही विनती है कि अगर आप लोग घर से बाहर कहीं कमाने जाते हैं तो बस आप लोग अपने आप से मतलब रखिए, किसी से ज्यादा लगाव मत रखिए। लगाव उतना ही रखिए जितना कि काम चल पाए। नहीं तो जो हाल प्रियांशु का हुआ है शायद वो भविष्य में किसी के भी साथ हो सकता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना, आप लोगों को जागरूक करना है, ताकि लाइफ में कभी भी जिंदगी में आप लोगों के साथ ऐसी कोई घटना ना घटे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी कल आपसे एक और नई रोमांचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए।